मुख्य अतिथि श्री गुरु राजावत जी जिला भिंड से हैं। वो आज के सदन में हमको प्राकृतिक खेती के ऊपर मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय श्री राजावत जी जो है नवयुवा हैं और स्वयं भी प्राकृतिक खेती करते हैं और वो कहीं भी जाकर अपने पूरे देश में अपनी स्वयं के खर्चे पर जाकर प्रशिक्षण किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। आदरणीय राजावत जी अपना उद्बोधन आरंभ करें। स्वागत है आपका सदन में आज, आदरणीय श्री राजावत जी। वंदे मातरम। जय गौ माता की सभी साथियों को। सिंगोरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें आज इस सेशन से जोड़ने के लिए। सर्वप्रथम हम सभी एक बार ओम का नाद करेंगे। उसके बाद आगे जैविक खेती और स्वास्थ्य के विषय को लेकर चर्चा करेंगे। ओ तो जैसा कि ओम के नाद से सेशन की शुरुआत की गई है, तो ओम एक शब्द ही नहीं है। ओम एक ब्रह्मांड की बहुत बड़ी कला है। यदि इसको गहराई से समझ लिया जाए तो केवल ओम के नाद मात्र से ही मनुष्य अपने जीवन को स्वस्थ रख सकता है। यदि हम नित्य सुबह शाम और जब भी हमें समय मिले और ओम के नाद को हम करें दिन में 11 बार, तो ओम जो है एक शब्द है जो इस शब्द के नित्य प्रति उच्चारण से मनुष्य को मानसिक शांति, तनाव, स्ट्रेस, जो भी आज के भौतिक युग में समस्याएं हो रही हैं, यह सभी दूर हो जाती हैं। अब जैसा कि विषय हमारा है जैविक खेती, तो उसी विषय को लेके चर्चा करेंगे। आज के जो आधुनिक युग में सभी पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं और पैसे के लिए ही हम धरती माता को इतने कष्ट और इतने जहर देने में लगे हैं। तो मनुष्य जाति को ये समझना और सोचने का विषय है कि ये धरती माता से जो लूट कर रहे हैं हम, कितने समय तक कर सकते हैं? क्या इसका कभी अंत नहीं होगा? इसका अंत बहुत जल्द होने वाला है। और जैसा कि हमारे अभी 2 राज्यों में इसका अंत हो चुका है लूट का, हरियाणा और पंजाब। पंजाब और हरियाणा में अभी 90% भूमि बंजर हो चुकी है। वहाँ पे आज स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि आप कितना भी डीएपी, यूरिया या अन्य पेस्टिसाइड कितना भी डालें, तब भी भूमि होना, खेती करना वहाँ संभव नहीं है। कारण वहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया गया कि आज वहाँ भूमि बंजर की स्थिति में हो चुकी है। और पंजाब से पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है भारत के अन्य हिस्सों में। कारण उसका भूमि वहाँ पे अब बची नहीं है और भूमि वहाँ पे चाहिए है लोगों को करने के लिए। तो इसलिए सभी को समझना भी होगा और सोचना भी होगा कि जो हमने लूट हरित क्रांति के नाम पे शुरू की थी, धरती माता को लूटना चालू किया था, उसे अब बंद करके हमें प्राकृतिक जैविक खेती की ओर आना चाहिए। और जो प्राकृतिक खेती है या जैविक खेती है, दोनों अलग-अलग हैं। जैसे कि बहुत से किसान साथी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैविक खेती वह खेती है जिनमें हम स्वयं जैविक खाद और कीटनाशक बनाकर धरती माता को देते हैं और उससे खेती करते हैं। और प्राकृतिक खेती वह खेती है जो प्रकृति के अनुसार होती है, जिसमें हमें किसी भी तरह का खाद या अन्य चीज़ देने की आवश्यकता नहीं होती है। धरती माता और प्रकृति माता उसकी स्वयं रक्षा करती हैं और वह अपने हिसाब से ही उस फसल का भरण-पोषण, देखभाल करते हैं। तो जैसे यदि कोई भी साथी जैविक खेती की शुरुआत करना चाहता है,
और इस विषय को लेके अनवग्ध है, तो यदि हमारे पास में कॉपी पेन है तो उसे रख लें। जितने भी हम पॉइंट बताएँ उनको नोट करते जाएँ। खाद किस तरीके से बनाएँगे हम, बीज को उपचार कैसे करेंगे, धरती माता में कार्बन हम किस तरीके से बढ़ाएँगे, ये सारे पॉइंट हम एक-एक करके आपको बताएँगे। तो सबसे पहले यदि कोई साथी जैविक खेती की शुरुआत करना चाहता है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जैविक खेती के लिए पहले थोड़ी-सी भूमि का चुनाव करें, जिससे हमारा एक प्रैक्टिकल भी हो जाए, तो थोड़ा हमें अनुभव भी हो जाए और जब हम उसमें थोड़ा सफल होने लगें, फिर भूमि का धीरे-धीरे हम एरिया बढ़ाते जाएँ। तो जैसे एक चिंतनीय और सोचनीय विषय है कि जो भारत देश में या अन्य देशों में जंगल हैं, जंगल में जो पेड़-पौधे हैं, उनको कभी किसी ने खाद दिया है क्या? या कोई कीटनाशक दिया है? या पानी देने के लिए कोई गया है? जब इतनी सारी व्यवस्था जंगल में नहीं की गई हैं, उसके बाद भी धरती पर जंगल इतने हरे-भरे कैसे हैं? और जंगल में जो फलदार वृक्ष होते हैं, उन पे फल की संख्या इतनी ज़्यादा कैसे है? और जंगल के पेड़-पौधे इतने हरे क्यों हैं? यदि जंगल के एक पत्ते को हम तोड़कर लाएँ और उसको यदि लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाए, तो उसमें सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जैसा कि एक फसल को तैयार करने के लिए 17 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका बोरॉन, सिलिकॉन, सल्फर, नाइट्रोजन इत्यादि बहुत सारे तत्व जो होते हैं, सारे चाहिए होते हैं फसल को। मगर जंगल में जो पेड़-पौधे हैं, उनमें एक भी तत्व की कमी नहीं है। तो है कौन उन्हें दे रहा है? कौन डीएपी दे रहा है? कौन यूरिया दे रहा है या दवाई का छिड़काव कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, मगर फिर भी जंगल हरे-भरे हैं। तो यह एक सीखने का और सोचने का दोनों का विषय है, कि जब जंगल में इतनी सारी व्यवस्थाएँ नहीं की जा रही हैं, फिर हम अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें इतनी सारी व्यवस्थाएँ क्यों कर रहे हैं? इतने खर्चे क्यों कर रहे हैं? धरती माता को इस तरह क्यों लूट रहे हैं? तो इस तरह हमें जंगल से सीख लेनी होगी कि हम किस तरह जैविक खेती को समझें। जंगल में मनुष्य जाति ने कभी छेड़छाड़ नहीं की है। तो उसका कारण क्या है कि जो जंगल में ह्यूमस जिसे कार्बन कहते हैं, जो खेती है वो जैव आधारित है, यानी जीव आधारित, जीवाणु जिसे हम कहते हैं, बैक्टीरिया भी कहते हैं, उस पे आधारित है, ना कि खाद आधारित। अभी मनुष्य को क्या लगने लगा है कि जो खाद है, उसी से खेती होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाद से खेती नहीं होती है, खेती जो है जीव से होती है। जो जीवाणु ज़मीन में होते हैं, वही हमारी फसल की देख-रेख और उनकी ग्रोथ और उनको समय-समय पे किस पोषक तत्व की आवश्यकता है, वह सारी चीज़ें फसलों को पहुँचाते हैं। तो जो हमें काम करना है, वह काम यह करना है कि हमें अपनी जो भूमि है, उसमें जीवों को बढ़ाना है। जो जीव फर्टिलाइज़र की वजह से भूमि के नीचे चले गए हैं, कुछ जीव पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। जैसे एक जीव को सबसे ज़्यादा जानते हैं, एक जीवाणु को, केंचुआ, जिसका एग्रीकल्चर लैंड में सबसे ज़्यादा महत्व है। मगर केंचुआ आज लगभग-लगभग समाप्त हो चुका है। हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता हमारी भूमि में। उसका 2 चीज़ें हैं, एक तो केंचुआ ज़मीन के 6 फीट नीचे जा चुका है और कहीं-कहीं केंचुआ मर चुका है। तो हमें करना क्या है? हमें पुनः उसी व्यवस्था को लागू करना है, जो जंगल की व्यवस्था है। जंगल में एक राइज़ोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, जो कि क्या करता है कि जो हमारा वायुमंडल है, वातावरण है, 97% पोषक तत्व तो हमारे वातावरण में होते हैं। 97% लगभग पोषक तत्व हमारे वातावरण में होते हैं और उन पोषक तत्व को जो राइज़ोबियम नाम का जीव होता है, वातावरण से खींच के और उसको खाद और एवं पोषक तत्वों के रूप में बदल के फसल को पहुँचाता है। तो अब हमें केवल एक ही चीज़ करनी है कि हमें अपने खेत में जीवाणु बढ़ाने हैं। हमें अपने खेत में जीवाणुओं को बढ़ाना है धीरे-धीरे और जो मुख्य तत्व है हमारा राइज़ोबियम, उसको हमें तेज़ी से डेवलप करना है।
राइजोबियम एक ऐसा जीव होता है, आपने कभी फसल को उखाड़ के देखा हो, उसकी जड़ में गाँठें सी होती हैं, तो वो राइजोबियम ही है। उसका काम एक ही रहता है, जो वातावरण में 97% पोषक तत्व हैं, उनको वातावरण से खींचकर और पोषक तत्वों में बदलकर फसल को पहुँचाना। तो हमें केवल जंगल की क्रिया पे जाना है धीरे-धीरे। पहले जैविक खेती से शुरुआत करें, फिर जैविक खेती से शुरुआत करने के पश्चात हम पुनः प्राकृतिक खेती की ओर चले जाएँ। अब जीवाणु हमें बढ़ाना है तो किस तरह क्या करना होगा, वह विषय हमें समझना होगा। तो इस के लिए हमें करना क्या है? करना हमें ये है कि जो जंगल की मिट्टी है, जंगल की मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। जो हमारी जंगल की मिट्टी है, आप कभी भी देखेंगे, हमारे एग्रीकल्चर लैंड की मिट्टी की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज़्यादा उर्वरक है उसमें। आप कभी जंगल की मिट्टी को उठा के देखिए, वो बिल्कुल भुरभुरी होती है, बिल्कुल सख्त नहीं होती। कारण उसका उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और वही हमारी एग्रीकल्चर लैंड की मिट्टी को हम देखें, तो वो मिट्टी हमारी बिल्कुल मृत अवस्था में है। एक तो वो सख्त होती है, जहाँ कहीं बलुई या दोमट मिट्टी है, वहाँ भी पोषक तत्व लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो हमें केवल शुरुआत जैविक खेती की यहीं से करनी है। हमें जंगल जाना है, जंगल से लगभग 5 या 10 किलो मिट्टी हमें लेकर आनी। और यदि हो सकता है बहुत साथियों के पास में जंगल नहीं होगा, तो उसके लिए जो हमारे गाँव देहात या शहर में बरगद या पीपल या नीम के जो वृक्ष हैं और जिन वृक्षों के जड़ों के आस-पास अभी छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो ऐसे वृक्षों के पास से हम मिट्टी ले सकते हैं। उस मिट्टी को हमें लगभग 5 से 10 केजी लेके आना है और एक 200 या 250 लीटर के ड्रम में हमें डालना है। और डालने के पश्चात हमें लेना है गुड़, जो हमारा देसी गुड़ होता है, जिसे आज के समय में लोग कहते हैं कि ये पशुओं के खाने के लिए गुड़ है, पशुओं के खाने के लिए गुड़ है, जबकि जो शुद्ध गुड़ है वही गुड़ है, जो पशु के खाने वाला गुड़ है। बाकी जो मार्केट में बाज़ार में गुड़ आ रहा है, वह शक्कर को गुड़ में तब्दील करके बनाया जाता है, वह गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। उस गुड़ के खाने के कोई लाभ नहीं है और बल्कि हमारे शरीर को कई रोगों की ओर वो गुड़ ढकेल रहा है, क्योंकि उसमें कास्टिक सोडा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो वो चमकदार गुड़ हमें घर पे लेके नहीं आना चाहिए, जो हमें लगता है देखने में बिल्कुल बेकार लग रहा है, उस गुड़ को हमें खाने में भी सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ इसी गुड़ को हमें खाद के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये गुड़ लगभग हमें लेना है 27 केजी। साथ ही साथ हमें ऐसा आटा या बेसन लेना है, जो हमारे घर में खराब पड़ा है। यदि खराब नहीं है तो फिर जो अच्छा है वो वाला हमें गुड़ के साथ में आटा या बेसन लेना है 27 केजी। अब हमें क्या करना है, हम जो जंगल से मिट्टी लेके आए हैं, उसमें जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, अपनी खेती करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। और ये जो हम खाद बता रहे हैं, ये लगभग 5 एकड़ के लिए तैयार होगा। अब इसमें से बहुत से साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो टेरेस गार्डन करते हैं या किचन गार्डनिंग करते हैं, तो उनको फिर कम मात्रा में बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। ये खेती के लिए हम बता रहे हैं, जो किसान साथी खेती करते हैं, उनके लिए है। तो हमें करना क्या है, ये जो हमारा गुड़ है और जो आटा या बेसन हमारे पास जो भी उपलब्ध है, सड़ा गला है वो भी चलेगा, अच्छा है वो भी चलेगा। क्योंकि हमें केवल जीवाणु को भोजन देना है और कुछ नहीं। तो जो हमने पानी ड्रम में भरा हुआ है 200 से 250 लीटर, उसमें हमें लगभग पहली बार में 5 किलो गुड़ और 5 किलो आटा हमें देना है। और उसको जो क्लॉकवाइज़ दिशा होती है, जैसे हमारी जो घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं, उस दिशा में हमें सुबह या शाम 5-5 मिनट के लिए उस ड्रम के पानी को हिलाना है। अब हमने जीवाणु को भोजन तो दे दिया है, मगर जब जीवाणु का वो भोजन समाप्त हो जाएगा, तो पुनः हमें भोजन देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें करीब 15 या 16 दिन के पश्चात फिर एक बार 5-5 किलो भोजन फिर देना होगा, गुड़ एवं आटा।
अब ये हो गया 1 महीना, लगभग 30 दिन हो चुके हैं। 30 दिन के पश्चात हमें पुनः फिर 15 दिन के अंतर से 5 किलो गुड़ एवं 5 किलो आटा देना है। फिर इसी तरह 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा देना है। अब जो शेष हमारा 7 किलो का बजट बचा है हमारा गुड़ और आटे का, वो 15 दिन के बाद देना है। और इसको डेली हमें सूर्य की दिशा में घुमाते रहना है। तो आप देखेंगे कि ये लगभग 70 से 75 दिन बाद इसमें एक बहुत ही सुगंधित स्मेल आने लगेगी, कि ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे सेंट की तरह सूंघने में आपको महसूस होगा। और उसपे एक जीवाणुओं की एक लेयर टाइप की बनेगी, जैसे हमारा जो गद्दा होता है, इंच 3 इंच 4 इंच मोटा, ऐसी एक लेयर टाइप की बनना चालू हो जाएगी। जब ये लेयर बनने लगे, तो समझ लेना कि मतलब अब इसमें जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है और जीवाणु इसमें मृत हो रहे हैं। तो ये लेयर जब थोड़ी ही बहुत हमें दिखे, तभी हमें इसका इस्तेमाल करना चालू कर देना है। इस्तेमाल करना हमें चालू कर देना। अब इसको इस्तेमाल हम खेती में कैसे करेंगे? इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो जो किसान साथी अपने खेतों में फ्लैट पानी देते हैं, यानी कि लेजन की सहायता से या गूल की सहायता से पानी देते हैं, तो लगभग 20 से 25 लीटर हमें 1 एकड़ में पानी के साथ में बहा देना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बहुत से साथी वेंचुरी का उपयोग करते हैं ड्रिप इरिगेशन का। तो ये ड्रिप इरिगेशन में हमें छानकर 20 से 25 लीटर भर देना है और हमें पूरे 1 एकड़ एरिया में चला देना। और फिर मान लीजिए आप फिर उसके पश्चात जो तीसरा तरीका है, वो तरीका है हमारा हाथों से मेहनत करने का। यदि हमारे पास ये दोनों सुविधाएँ नहीं हैं, तो हम एक डब्बे में इसको भरें। भरने के पश्चात जैसे हम पानी का छिड़काव हाथों से करते हैं मिट्टी को दबाने के लिए, ठीक उसी तरह पूरे खेत में इसका हम छिड़काव करेंगे और उसके बाद हम खेत में पानी को छोड़ देंगे। तो ये जब हम शुरुआत करेंगे तो इसको साल में हम 2 या 3 बार देंगे, और जब इसका इस्तेमाल करते-करते हमें 2 से 3 साल हो जाए, तो उसके बाद हम इसे साल में मात्र 1 बार भी देंगे, तब भी हमारी मिट्टी में कार्बन की पर्याप्त मात्रा होगी। ये जो जीवामृत है, जैसे कि इसका नाम है जंगल जीवामृत, जंगल जीवामृत। अब इसका नाम जंगल जीवामृत हमने क्यों रखा है, उसका कारण, जो जंगल से हम जीवाणु लेके आए हैं, इसलिए हमने इसमें जंगल शब्द जोड़ा है। और जीवामृत यानी कि जो जीव हमारे धरती में समाप्त हो चुके हैं, उन जीवों के लिए वो अमृत है, वह उन्हें पुनः जीवन प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम जंगल जीवामृत हमने दिया है। ये तो हमारा हो गया जो खाद का ऑप्शन है, अभी हम फिलहाल जैसे डीएपी, यूरिया, अपना पोटाश, सल्फर, जिंक या अन्य जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 17 तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति आपकी भूमि में करेगा। जो 17 पोषक तत्व हमें भूमि में चाहिए होते हैं, जिसे हम खाद के द्वारा अभी हम दे रहे हैं, अलग-अलग खादों के माध्यम से, उससे 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो हमारी भूमि बंजर हो रही है और जो अनाज या दाल या सब्जियाँ उस ज़मीन में हमारे पैदा हो रही हैं हमारी भूमि में, वह केमिकल युक्त हैं। उनके खाने से ही हम बीमार पड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पूर्वज जैसा कि कहते थे, जैसा खाएँगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाएँगे आहार वैसा होगा विहार। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हम अन्न गलत खा रहे हैं, उसी कारण से हम बीमार हो रहे हैं। कितना भी हम आज के समय में योग करें, प्राणायाम करें या अन्य कितनी भी अच्छी-अच्छी क्रियाएँ करें, जब तक हमारा अन्न शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। इस बात को सभी को समझना होगा। क्योंकि हमारा जैसा कि मानना है, जब स्वस्थ होगा तन, तो स्वस्थ होगा मन, और जब स्वस्थ होगा मन, तो स्वस्थ होंगे हमारे विचार, और जब स्वस्थ होंगे विचार, तभी हमारा खुशियों भरा परिवार होगा। और यदि स्वस्थ हमारे विचार ही नहीं हैं, तो हम फिर स्वस्थ या खुशी की कल्पना कभी नहीं कर सकते। ये हमारा अभी खाद का ऑप्शन हुआ है। अब जैसे कि जब नेचर द्वारा कोई अच्छी चीज़ पैदा की जाती है, तो प्रकृति में 84 लाख योनियों का वर्णन है। 84 लाख योनियाँ साइंस ने तो आज तक सिद्ध नहीं कर पाई हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं। लगभग अभी साइंस 1,35,000 योनियों तक ही पहुँच पाया है। मगर हमारे जैसा कि धर्मशास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन है, तो कहीं न कहीं पहले हमारे पूर्वजों ने ये सिद्ध करके दिखाया होगा, तभी उन्होंने इस बात को कहा है। तो ये जो छोटे-छोटे योनियाँ होती हैं, जो हमारी नग्न आँखों से नहीं दिख पाती हैं,
उन्हें कीट योनि कहते हैं। अब कीट 2 तरह के होते हैं, एक मित्र कीट होते हैं और एक शत्रु कीट। जो शत्रु कीट होते हैं उनका काम है फसल एवं जीव जगत एवं मानव जाति को हानि पहुँचाना, और जो मित्र कीट होते हैं, वह मनुष्य को भी लाभ पहुँचाते हैं, फसल को भी लाभ पहुँचाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो मधुमक्खी होती है, वह हमारे फसल को लाभ पहुँचाती है। तितली होती है, वह भी लाभ पहुँचाती है। और जैसे कि हमारी जो चिड़िया है, चिड़िया भी ऐसे फसल में कभी नुकसान नहीं पहुँचाती, वह हमेशा लाभ पहुँचाती है। जितने भी शत्रु कीट होते हैं, वह उसका भोजन है। तो हमें फिर आती है बात कीटनाशक की, कि अब कीटनाशक का भी हमें उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फसल जो है नेचर द्वारा तैयार की जा रही है, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा है, तो कीट भी उस पे अटैक करेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जिन्हें आज के समय में हम खरपतवार समझ रहे हैं, जिनके लिए हम पेस्टिसाइडों का उपयोग कर रहे हैं और खरपतवार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मनुष्य जाति को इतना सोचना चाहिए कि हरित क्रांति से हमने कीटनाशक एवं फर्टिलाइज़र की शुरुआत की थी, तो अभी तक ना तो हमने खरपतवार खत्म कर पाए हैं दवाई डाल-डाल कर, और ना ही भूमि की हमने उर्वरक क्षमता बढ़ा पाई है। तो ये थोड़ा हमें बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए कि इतने वर्षों से हम पेस्टिसाइड अपनी भूमि में डाल रहे हैं, मगर उसके बाद भी अभी तक खरपतवार समाप्त नहीं हुए। इसलिए श्रीमान गंगा रानी जी, थोड़ा अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कीटनाशक, तो कीटनाशक भी हम घर पर ही बना सकते हैं, जिन्हें हम खरपतवार नहीं समझ रहे हैं, वह खरपतवार नहीं है, वह हमारे मित्र हैं, और उनका हमें सदुपयोग कैसे करना है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। जैसा कि जितने भी विषैले खरपतवार होते हैं, जिन्हें हमारी गौ-माता या अन्य पशु नहीं खाते हैं, उनका हमें कीटनाशक के लिए उपयोग करना है। किस तरीके से उपयोग करना है? तो थोड़ा अपनी डायरी में नोट करते जाएँ, कि जैसे कि कुछ खरपतवारों के हम नाम आपको बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ की भाषा में एक बेशरम होता है, धतूरा जो शंकर जी पे चढ़ाया जाता है, और जैसे कनहर जिसके फूल शंकर जी पे चढ़ाए जाते हैं, तम्बाकू, गाजर घास, और ऐसे और बहुत सारे खरपतवार हैं जो बहुत ही विषैले होते हैं। इसमें आंकड़ा भी आता है जो शंकर जी पे चढ़ाया जाता है। तो ऐसे करीब 10-12 तरह के खरपतवार हमारे खेत की मेड़ पर एवं गाँव देहात में एवं शहरों में होते हैं। तो इनकी हमें लगभग 2-2 किलो पत्तियाँ लेनी है केवल। कितनी? करीब लगभग 10 तरह के खरपतवार की 2-2 किलो पत्तियाँ हमें लेनी है। उन पत्तियों को लेने के पश्चात जो देसी गाय का गौमूत्र है, यदि मिल जाए तो सबसे उचित है, और यदि नहीं मिलता है तो हमारे पास जो भी गौमूत्र उपलब्ध हो, भैंस का, बैल का, पड़रा का, या अन्य जो भी पशु हमारे पास हैं, उनका यदि गौमूत्र हमें मिलता है, तो करीब 10 से 20 लीटर गौमूत्र में ये सारी पत्तियाँ हमें कद्दूकस करके डाल देनी है। कद्दूकस यदि नहीं कर सकते, तो हमारी जो चारा काटने की मशीन है, उससे इसको कतर दीजिए, और कतरने के पश्चात इसको हम अपने गौमूत्र में डाल दें। तो ये जो हमारा 30 दिन में फर्मेंटेड होने के बाद जो पेस्ट बनेगा, इसको हमें छान लेना है, और छानने के पश्चात हम इसे 4 साल, 5 साल स्टोर कर सकते हैं। और इसकी जो हम डोज़ शुरू करेंगे फसल में, जैसे कि जो छिड़काव वाली टंकी होती है 15 लीटर की और 18 लीटर की होती है। अब बहुत से किसान साथी गलती क्या करते हैं, कि वो कीटनाशक का डोज़ सीधा 250 एमएल या 300 एमएल ले लेते हैं, और वो सीधा छिड़काव करते हैं। तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारी फसल हमारी जल जाती है। तो जैसे कि एक सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति की सहन शक्ति अलग-अलग है। किसी को आप 4 बार गाली देंगे तब भी वो सहन कर लेगा, कुछ नहीं बोलेगा। किसी से केवल आप तू करके बोलेंगे और वो लड़ने लगेगा। तो ठीक वैसे ही जितनी भी हमारी फसलें होती हैं, सभी की सहन शक्ति अलग-अलग है। किसी को 50 एमएल के डोज़ से ही कीट प्रबंधन हो सकता है, किसी का 200 एमएल से होगा, किसी का 250 एमएल से होगा। तो हमें जो डोज़ है 50 एमएल से शुरू करनी है, जो निम्नतम डोज़ है। 50 एमएल हमें वो जो हमने रस बनाया है, वो लेना है, और 15 लीटर पानी मिलाना है, और उसका छिड़काव हमें फसल पे करना है। जब हमें 50 एमएल से कोई नुकसान नहीं हो रहा है फसल में, तो वो डोज़ बढ़ा के हमें 100 एमएल कर देना है,
और इसको ऐसे बढ़ाते-बढ़ाते धीरे-धीरे हमें लगभग 250 ml तक ले जाना है। 250 ml में आपकी सारी फसलें कवर हो जाएँगी। 250 ml में आपकी सारी फसल कवर हो जाएँगी। कोई भी फसल के लिए हमें अतिरिक्त डोज़ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसको हम छिड़काव कैसे करेंगे? इसको हमें 8 या 10 दिन के अंतर से हमें छिड़काव करना है। यदि इस तरीके से हम छिड़काव करते रहते हैं, तो हमें फिर ये मान लो किसी भी तरह के कीटनाशक के डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये तो आपका हो गया कीट प्रबंधन की व्यवस्था। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे फसल मैनेजमेंट, खरपतवार मैनेजमेंट। खरपतवार जैसा कि अभी एक सभी साथियों की समस्या है मुख्य खरपतवार। हमारे फसलों में खरपतवार बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो जो हमने जीएम बीजों का उपयोग किया है, यानी कि जिसे हाइब्रिड बीज हम जिसे बोलते हैं आज के समय में। हाइब्रिड बीजों का जब से हमने उपयोग किया है, उनके साथ ही साथ खरपतवार भी तेज़ी से बढ़े हैं। कारण जो हमारे देसी बीज होते थे, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती थी, तो खरपतवार निकलने से पहले वो खरपतवार से ऊपर चले जाते थे। और हाइब्रिड बीज शुरुआत में तो तेज़ी से निकलते हैं, फिर वो डाउन होते हैं, फिर बाद में बढ़ते हैं। तब तक खरपतवार हमारा फसल के ऊपर चला जाता है, फिर हमें खरपतवार नाशक डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो खरपतवार को नियंत्रित हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं और इसी खरपतवार को हम खाद के रूप में बदल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि जैसे कि हम समझ लें कि हमें अभी जैसा कि अभी शरद ऋतु में अभी गेहूँ की, सरसों की, चना की, मसूर की, कई फसलों की बुवाई होगी अक्टूबर महीने से। तो जैसे जिन साथियों को 15 अक्टूबर के आस-पास बुवाई करनी है, वह साथी क्या करें अपने खेत को अभी गीला कर दें। तो जब आप अभी अपने खेत को गीला कर देंगे, तो जो शरद ऋतु में खरपतवार उगने वाले हैं, शरद ऋतु में जो खरपतवार उगने वाले हैं, वो जब आप खेत को गीला करेंगे तो वो खरपतवार निकल आएँगे। सारे लगभग-लगभग 90% खरपतवार निकल आएँगे। तो उन खरपतवार को निकलने देना है अच्छे से। जब समझ लीजिए वो 20 दिन, 25 दिन के खरपतवार हो चुके हैं, तो हम फिर खेत में ही उन्हें पलट दें। तो हमें लाभ क्या होगा? एक तो जो खरपतवार हमारे फसल के साथ निकलने वाले थे, उनको हमने पहले ही निकाल के नष्ट कर दिया है और वो खरपतवार जब आप खेत में पलटेंगे, तो वो खाद का भी काम करेंगे। ये थोड़ा हम बाद में बताएँगे मतलब खरपतवार का अर्थ क्या होता है, पहले इस विषय को पूरा करते हैं। दूसरा तरीका है, हमारे जो खेत में खरपतवार निकलता है, यदि हमारे पास लेबर की व्यवस्था है पर्याप्त या हम स्वयं मेहनत कर सकते हैं, तो हम क्या करें कि जो खरपतवार है उसका बीज निकलने से पहले हम उसकी कटिंग कर लें और कटिंग करने बाद खेत की मेड़ पे हम डाल दें उसको। तो खेत की मेड़ पर जब हम उसे डालेंगे, तो खेत की मेड़ पे डालने के बाद हमें 5 से 10 दिन का इंतज़ार करना है। 5 से 10 दिन में वो खरपतवार पूरे तरीके से सूख चुका होगा। उसका जो पानी है मर चुका होगा। फिर उस खरपतवार को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? हमें फसल की पहले करनी है खेत में बुवाई और जब हमारी फसल लगभग 7 इंच या 8 इंच की हो जाए, तो उस खरपतवार को हमें लेकर लेबर की सहायता से जो हमारे खेत के बीच में फसल लगने के पश्चात बीच-बीच में जो जगह बचती है, उसमें हम वो खरपतवार को डलवा दें। तो लाभ हमें क्या होगा? लाभ हमें ये होगा कि जैसा कि हम अपने से ही लेते हैं, जब धूप लगती है तो हम कहाँ जाते हैं? धूप लगती है तो हम छाँव की ओर तेज़ी से भागते हैं कि हमें छाँव मिल जाए, जिससे हमें मतलब बचाव हो जाए, हमारा बचाव हो जाए धूप जब लगती है। तो ठीक वैसी ही स्थिति हमारे खेत के जीवाणु की है कि जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ज़मीन के ऊपर हमारी, मिट्टी के ऊपर, तो जीवाणु तेज़ी से पलायन करते हैं। कहाँ पलायन करते हैं? जिस हिस्से में हमारे खेत में छाँव होती है। खेत की मेड़ पर यदि पेड़ लगे हैं, तो उस जगह जाएँगे वो। खेत की मेड़ पे यदि पेड़ नहीं लगे हैं, तो फिर वो पलायन बहुत तेज़ी से हो सकता है आपके खेत से निकल के दूसरे खेत में भी जा सकते हैं। तो जब हम जो खरपतवार हमने मल्च के रूप में अपनी फसल के आस-पास डाला है, तो उससे लाभ क्या होगा? जो जीवाणु हमारे पलायन कर रहे थे, वो जीवाणु पलायन नहीं करेंगे और वो खेत में ही रहेंगे और जब उन्हें एक छत यानी कि उनके सूरज की जो तेज़ धूप है उससे बचने के लिए एक छत मिलेगी, तो वो जीवाणु जो 10% की गति से काम कर रहे थे, वो फिर आपके 1000 गुना गति से काम करेंगे। और आप देखेंगे मतलब जो पानी हमें खेत में 15 दिन, 20 दिन के अंतर से देना पड़ रहा था, वो फिर आपको 30 से 45 दिन के अंतर में देना पड़ेगा। उसका कारण ये रहेगा कि जो हमारा पानी का धूप के कारण वाष्पन होता रहता है, वो वाष्पन उस मल्च की वजह से नहीं हो पाएगा
और जो जीवाणु हैं उसमें कंटिन्यू क्रिया करते रहेंगे, तो मिट्टी में एक कहते हैं सॉफ्टनेस लेके आएँगे, जिसको जल धारण क्षमता बोलते हैं। तो मिट्टी क्या करती है उस वजह से जल को ज़्यादा स्टोर कर लेती है और वाष्पन कम होने देती है। तो ये 2 तरीके हैं खरपतवार को मैनेज करने के। फिर जैसा कि नाम है खरपतवार, जिसका नाम खरपतवार है, तो खर यानी कि खारा। और जैसा कि सभी जानते होंगे, पढ़ा भी होगा इस विषय पे कि खर मतलब खारा, कि जो चीज़ खारी होती है, वह क्षारीय होती है और जो चीज़ क्षारीय होती है, वह मनुष्य के शरीर के लिए हो या धरती माता के लिए हो, सभी के लिए लाभदायक है। जैसा कि उदाहरण के लिए हमारे मुँह में लार बनती है। सभी जानते हैं अच्छे से, मुँह में जो लार बनती है वो क्षारीय होती है। यदि मुँह में लार बनना बंद हो जाए, तो हमारे बॉडी के अंदर इतना एसिड बनेगा कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जो मुँह की लार होती है, कंटिन्यू हमारे पेट में जाती रहती है, तो जो पेट के अंदर हमारे अम्ल बनता है, वो अम्ल को दबाती है। जो मुँह की लार होती है, वो क्षारीय होती है और पेट के अंदर जब वो जाती है, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, रस के माध्यम से या पूरे दिन में हम जो भी सेवन करते हैं, किसी न किसी चीज़ के माध्यम से जब हमारे पेट में जाती है, तो अम्ल को दबाती है। तभी हमारे शरीर को एक रिलैक्स फ़ील होता है और हमें कई बीमारियों से निजात मिली रहती है। यदि मुँह में लार ना बने, तो ये मान लीजिए मनुष्य को कई सारी समस्याएँ होना चालू हो जाती हैं और जिसमें से सबसे मुख्य चीज़ है वो है कॉन्स्टिपेशन। यदि हमारे मुँह में लार कम बन रही है और मुँह में लार कम बनने के 2 कारण हैं। एक तो या तो हम धूम्रपान का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि गुटखा वगैरह हम खा रहे हैं या तम्बाकू खा रहे हैं, तो आपके मुँह में लार कम बनेगी। उसका कारण जितने भी आपके मुँह के सोर्स हैं लार बनाने के वो धीरे-धीरे बंद हो जाते हैं, तो लार बहुत कम बनती है और जितनी लार बन भी रही है, वो गुटखा के माध्यम से, तम्बाकू के माध्यम से हम थूक के बाहर कर रहे हैं। तो इस विषय पे बाद में आएँगे, जैसा कि हम जो शिविर करते हैं पूरे भारत भर में, तो उसमें हमारी तीनों चीज़ें सम्मिलित रहती हैं कि पहला स्वस्थ हम कैसे रहें, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी कुछ जीवन में कर सकते हैं और फिर खेती का हम सुधार कैसे करें, तीसरा फिर गौ माता का प्रबंधन कैसे करें। तो जिस विषय पे अभी हैं उसी विषय पे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया खरपतवार को खरपतवार ना समझें, वह बहुत बड़ा खाद है। जैसा कि उस शब्द में ही छिपा है, खरपतवार वो खारा होता है और जो चीज़ खारी है वो फ़ायदेमंद है। तो खरपतवार को आप खेत में नष्ट ना करें दवाइयाँ डालकर, उसका मैनेजमेंट करना सीखें। फिर आती है फसलों की बात। फिर आती है फसलों की बात कि फसल हमें कैसे खेत में लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, कौन फसलें लगानी चाहिए। किसान आज के समय में इतनी मेहनत करने के बाद भी वह कमज़ोर होता जा रहा है। उसका मतलब जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। धरातल पे यदि देखा जाए तो पूरे देश भर में किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में जा रहा है, स्ट्रेस में रह रहा है, जबकि किसान को सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहना चाहिए। वही बीमार हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बावजूद। जैसा कि बताते हैं कि मेहनत करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी किसान बीमार भी है, धन से कमज़ोर भी है, कई सारी समस्या उसके साथ आ रही हैं। तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं? गलती हम यहाँ कर रहे हैं, जैसा कि हम फसल बोते हैं, फसल बोने से पहले ना तो कभी हम पानी की जाँच करवाते हैं, कि पानी का हमारा पीएच मान कितना है। और ना ही कभी हम मिट्टी के परीक्षण करवाते हैं कि हमारी मिट्टी स्वस्थ है या नहीं। मिट्टी में हमारे क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है, कौन-सा पोषक तत्व कम है, कौन-सा पोषक तत्व ज़्यादा है, तो ये कभी हम कराते नहीं हैं। सीधा हम खेत में पानी पिला के और सीधा फसल को लगा देते हैं। अब ये सोचने चाहिए कि यदि किसी बीमार व्यक्ति को कोई काम दे दिया जाए, तो क्या उस काम को वह समय पे कर सकता है? अभी जैसे मान लो हमें ही बुखार आ जाए या कोई हमें बीमारी हो जाए और उस समय हमारे घरवाले हमसे कहें, "आप जाइए, इस काम को कीजिए।" तो उस बीमारी की अवस्था में उस काम को हम निर्धारित समय पे पूरा कर सकते हैं? या जितना अच्छे से हमारी काम करने की सामर्थ्य है, उस तरीके से उस कार्य को कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकेंगे। कारण हम बीमार हैं, हमारे शरीर में स्टैमिना नहीं है। तो ठीक वैसी ही स्थिति हमारी मिट्टी की है, हमारी धरती माता की है। जो हमारी धरती माता हैं यदि बीमार हैं और उनको हम बीज दे रहे हैं कि ये बीज हम आपको दे रहे हैं, ये आप अपनी मिट्टी में लगाइएगा और इससे एक फसल अच्छी तैयार कीजिए, तो वो कभी संभव नहीं है।
मिट्टी की जो जाँच है और पानी की जो जाँच है, 5-10 रुपए में आराम से हमारे जो कृषि संस्थान होते हैं, हमारे लोकल में वहाँ पे हो जाती है। तो कभी भी फसल लगानी है हमें, तो हमें मिट्टी की जाँच अवश्य करानी है, पानी की जाँच अवश्य करानी है कि पानी का टीडीएस मान कितना है, ज़रूर हमें मालूम होना चाहिए। जब हमारा पानी सामान्य होगा, मिट्टी स्वस्थ होगी, उसके बाद जब आप कोई भी बीज बीमार बीज भी यदि खेत में डालेंगे, तब भी वो अच्छी फसल देने की सामर्थ्य रखता है। कारण मिट्टी हमारी स्वस्थ है और आपकी मिट्टी यदि बीमार है, आप 1 लाख रुपए केजी का बीज भी खेत में डालिए, तब भी वो परिणाम नहीं मिलेंगे जो परिणाम हमें मिलने चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान साथियों को हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारी मिट्टी की जाँच ज़रूर होनी चाहिए, पानी की जाँच ज़रूर होनी चाहिए। उसके पश्चात जब समझ लें हाँ, हमारी दोनों चीज़ें अच्छी हैं, पानी और मिट्टी, उसके बाद हम बीज की बात करें। अब बीज जैसे कि अभी जो फ़िलहाल स्थिति चल रही है पूरे देश में या हम तो पूरे विश्व की बात करेंगे, हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड बीज, यानी हाइब्रिड बीज कौन से बीज? जो एक लैब में तैयार किए गए हैं। अब लैब में जो बीज तैयार किए जा रहे हैं, उनको किस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है, वो समझने की ज़रूरत है। उनको जैसे मान लो अभी शरद ऋतु आने वाली है और उन्हें मालूम है कि मतलब शरद ऋतु में एक एवरेज टेम्परेचर कितना जा सकता है, 4 डिग्री हो सकता है, 5 डिग्री हो सकता है, 6 डिग्री हो सकता है। तो वो एक एवरेज टेम्परेचर के ऊपर बीजों को तैयार करते हैं, कि मतलब इस बीज को इस हिसाब से मॉडिफ़ाई कीजिए कि ये इतने टेम्परेचर में सर्वाइव आराम से करे। अब किसान के साथ हो क्या रहा है कि वो बाज़ार से बीज लेके आया, कौन-सा? हाइब्रिड। अब उस बीज को लैब में तैयार किया गया था कि भई ये बीज जो है 5 डिग्री तक आराम से सर्वाइव करेगा। जबकि प्रकृति की जो व्यवस्था है वो किसी के हाथ में नहीं है। अब मान लीजिए 5 डिग्री की जगह टेम्परेचर जो हमारा है वो चला गया 3 डिग्री या 2 डिग्री। तो उस स्थिति में वो बीज सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसमें रोग 100% लगने ही लगने हैं। कारण उसको तैयार किया गया था 5 डिग्री टेम्परेचर तक के लिए और आपके यहाँ जो क्लाइमेट है वो चला गया 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहाँ पे उस फसल में आपके रोग 100% लगेगा। तो हमें एक तो हाइब्रिड बीजों से बचना होगा। यदि आपको अपने जीवन में अपनी कृषि व्यवस्था को सुधारना है, तो हाइब्रिड बीजों का हमें अब बचाव करना होगा और देसी बीजों की ओर हमें आना होगा। जो देसी बीज हैं, उनकी एक बहुत ही बड़ी विशेषता ये है कि वो क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। कारण वो हमारे भारत देश की मिट्टी में पले-बड़े हैं, उनका जन्म यहीं हुआ है और जैसा क्लाइमेट होगा उसके अनुसार वो अपने आप को ढालने का सामर्थ्य रखते हैं। तो यदि हमें खेती में सफल होना है, खेती में हमें लाभ उठाना है, तो सबसे पहली चीज़ है, हमें हाइब्रिड बीजों का त्याग करना होगा, देसी बीजों की ओर आना होगा। देसी बीज मतलब अपने आप को क्लाइमेट के अनुसार एडजस्ट तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ उनमें एक चीज़ और है, देसी बीज आपने यदि खेत में लगाया, उस बीज को आप अगली फसल के लिए स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि उसकी जो जेनेटिकली ताकत है वो इतनी ज़्यादा है कि वो हज़ार साल तक भी आराम से धरती पे बना रह सकता है और वो खराब नहीं होगा यदि हमें स्टोर करने का तरीका पता है। आप हज़ार साल भी स्टोर करेंगे उसके बाद भी उसे खेत में लगाएँगे तब भी उसका जर्मिनेशन 99% होगा। मगर हाइब्रिड बीजों की इतनी सामर्थ्य नहीं है। उनकी एज लाइफ ही 5 से 6 महीने है। अगले साल आप जब उसे खेत में लगाएँगे तो उसके प्रोडक्शन देने की क्षमता ही नहीं है। जो प्रोडक्शन हमारा 1 एकड़ पे 16 कुंटल या 18 कुंटल का पहली बार में निकलेगा हाइब्रिड से, अगली बार जब आप उसको लगाएँगे तो 10 कुंटल 8 कुंटल पे ही अटक जाएगा। मगर यदि देसी बीज से हम खेती करेंगे, तो पहले साल यदि आपका 8 निकला है तो अगले साल कन्फर्म है 10 कुंटल। वो मतलब डे बाय डे आपका मतलब साल दर साल बढ़ना है, घटना नहीं है। और एक बार आपने देसी बीजों का उपयोग चालू किया, वो निरंतर चलने वाले बीज हैं। तो ये तो हो गया आपका ये मान लो बीज का खर्चा बचेगा, जो हर साल हम लाखों रुपए का बीज खरीद रहे हैं, वो खर्चा हमारा बचना चालू हो जाएगा। अब किसान परेशान क्यों है, हताश क्यों है, बीमार क्यों है, आत्महत्या क्यों कर रहा है? ये सारे कारण हैं उसके, कि वो कर क्या रहा है, एक तो खाद बाज़ार से लेके आ रहा है, फिर वो दवाई बाज़ार से लेके आ रहा है, फिर जो शेष राशि उसके पास बच रही है, वो फिर बीज में खर्च कर रहा है। तो ये मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यदि ऐड किया जाए पूरा, तो लगभग ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट खेती में है उसका लगभग 75% है, खाद, बीज और दवाई का। तो यदि हम जैविक खेती की ओर आते हैं, तो एक तो खाद हमारा स्वयं का तैयार हो रहा है, दूसरा बीज हमारा स्वयं का देसी का है
वो हमेशा चलने वाला है। दवाई हम घर की तैयार कर रहे हैं, तो सीधा-सीधा ये मतलब 75% आपका बच रहा है, सीधा-सीधा। अब 25% कौन-सा हिस्सा है, वो है आपकी मेहनत। यदि आप स्वयं मेहनत कर सकते हैं, खेत में कटाई है, थ्रेसिंग है या अन्य जो भी चीज़ें हैं, तो अच्छी बात है। और यदि नहीं कर सकते हैं, लगाते हैं, तो ये मान लीजिए फिर वो आपका एक खर्चा होगा। करीब-करीब ऐसा 10% मान के चलिए 15%। बाकी जो किसान को प्रेज़ेंट टाइम में जो बच रहा है, वो 10 से 15% बच रहा है ओनली। बाकी 85% तक उसका खर्चे में जा रहा है। 75% आपका खाद बीज दवाई में चला गया है और बाकी जो 15% है, वो लेबर कॉस्ट में चला गया है। केवल 15% किसान को बच रहा है। तो वो भी 15% में वो क्या ही कर सकता है? क्या उन्नति कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जीवन यापन करना भी किसान के लिए मुश्किल है। तो ये चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी होंगी जैविक खेती करने के लिए। खाद हमें घर का तैयार करना है, बीज हमें खुद का बनाना है और दवाई घर की बनानी है। अब उसके बाद आती है जो किसान साथी हैं, उनके घर पे पशुपालन ज़रूर होता है और जो पशुपालन होता है तो उनका जो मल है, जो मूत्र है, उसे वो स्टोर करते हैं पूरे साल भर। पूरे साल स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि मतलब जब फसल हमने अपने अप्रैल या मार्च के महीने में निकाल ली, उसके बाद वो ट्रॉली में भर के उसको खेत में सीधा डाल देते हैं। अब उसके दुष्परिणाम क्या आ रहे हैं? दुष्परिणाम ये आ रहे हैं किसानों के सामने कि जो उन्होंने कच्चा खाद खेत में ले जाकर डाला है, उसने एक तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा मात्रा में खेत में पैदा की है, वो की है फंगस। और खेत में यदि फंगस आ गया, फिर आप कितना भी मिट्टी का उपचार करें, वो फिर बड़ी मुश्किल में ठीक होता है। तो किसी भी किसान साथी को अपना जो कच्चा गोबर साल भर स्टोर किया है, उसको हमें खेत में ले जाके कभी नहीं डालना है, कभी भी। हमें उसका एक तरीके से मैनेजमेंट करना है, उसको हमें कंपोस्ट करना है, कंपोस्ट करने के बाद ही खेत में ले जाना है। जैसे कि खरपतवार निकलने का मुख्य कारण ज़्यादा मात्रा में ये भी है कि हम कच्चा खाद खेत में ले जाके डाल रहे हैं। जैसे कि यदि ज़्यादातर किसान साथी जुड़े हुए हैं, बहुत से किचन गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग वाले भी सेशन में जुड़े हुए हैं। आपने कभी यार गौर से देखा हो, जो हमारा गौ माता है या अन्य पशुधन है, जब खेत से चर के आते हैं और जब वो गोबर करते हैं, तो गोबर में आपने देखा होगा सूक्ष्म-सूक्ष्म, छोटे-छोटे बीज दिखते हैं। वो कौन से बीज हैं? वो बीज खरपतवार के ही बीज हैं। वो बीज खरपतवार के ही बीज हैं और आप ये समझ लीजिए खरपतवार के जो बीज हैं कितने ताकतवर हैं, पशु के पेट में जाने के बाद भी वो सेफ़ली बाहर आ रहे हैं। तो सोचिए कि आप पेस्टिसाइड डाल के क्या उन्हें समाप्त कर सकते हैं? बल्कि वो पशु के पेट में जाने के बाद तो और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इतने ज़्यादा ताकतवर कि आप उन पे दवाई तो छोड़िए, आप तेज़ाब भी डालिए तो उसके बाद भी वो समाप्त नहीं होंगे, अगले साल वो फिर निकलेंगे। तो हमें जो कच्चा गोबर है, साल भर स्टोर करते हैं, उसे साल भर स्टोर नहीं करना है। उसे हमें 3 महीने के अंदर ही कंपोस्ट करना है। कंपोस्ट करने की विधि क्या है, उसको आप नोट कीजिए। कंपोस्ट करने की जो विधि है, वो ये है कि आप एक जो गोबर आपका स्टोर किया हुआ है, उसके लिए आप घर पे या आपका जो खेत खलिहान है या जहाँ भी आप स्टोर करते हैं, एक गड्ढा बनाइए, लगभग 1 फीट गहरा, 3 से 4 फीट चौड़ा और लंबा 10 या 12 फीट या लंबाई आप कितनी भी ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई आपकी 3 से 4 फीट ही होनी चाहिए, गहराई 1 से डेढ़ फीट ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो जो हमने गड्ढा किया है, उसमें जो हमने आपको पहले ही बताया कि हमने जो खेत का खरपतवार काट के खेत की मेड़ पे डाला है, या हमारे पास जो भी अन्य सूखा पदार्थ है, उसको उस गड्ढे में डालेंगे हम लगभग 4 इंच। 4 इंच से ज़्यादा नहीं डालना है, 4 इंच से कम भी नहीं डालना है। ज़्यादा थोड़ा बहुत डल भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है, मगर कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम उसमें भरेंगे उस गड्ढे में गोबर। गोबर हम कितना ऊँचा भरेंगे? कम से कम हम 1 फीट गड्ढे में भरें। 1 फीट के बाद ऊपर जो हमें हाइट लेनी है 2 फीट होनी चाहिए। 2 की जगह 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इससे ज़्यादा करेंगे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि 2 फीट रखते हैं या ढाई फीट तो वो एक सामान्य मेहनत में आराम से आपका काम हो जाएगा। और इस पे जो हमने जीवामृत आपको बताया था बनाने के लिए शुरुआत में, उस जीवामृत का हम कोड बाय कोड छिड़काव करेंगे। जैसे हमने 1 फीट गोबर डाल दिया, कम से कम 1 से डेढ़ लीटर जीवामृत का छिड़काव किया, फिर 1 फीट गोबर डाल दिया, फिर 1 से डेढ़ लीटर हमने छिड़काव किया जीवामृत का, फिर 1 फीट डाल दिया, ऐसे करीब 3 से 4 कोड हम करेंगे। और फिर उसको हम जो हमारा अ, मल्च रखा हुआ था, हमने खरपतवार काट के रख लिया था, उससे हम उसको ढक देंगे।
जिससे डायरेक्ट सनलाइट, जैसा कि हमने बताया, डायरेक्ट सनलाइट जब पड़ती है खेत पर, भूमि पे, तो हमारे जो जीवाणु हैं वो मृत होने लगते हैं, पलायन करने लगते हैं। तो हमें फिर उस गोबर को ढकना है। यदि हमारे पास छाँव की व्यवस्था है, कोई पेड़ है, नीम, बरगद या अन्य कोई पेड़ हमारे घर या खलिहान में है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप उस पेड़ के नीचे उसको बनाएँ कंपोस्ट। और यदि हमारे पास पेड़ नहीं है, क्योंकि पेड़ ज़्यादातर किसानों के पास आज है ही नहीं, पेड़ों को नष्ट कर दिया किसानों ने, ये समझ के कि खेत की मेड़ का पेड़ हमें नुकसान कर रहा है, हमारी फसल नहीं होने दे रहा। जबकि खेत की मेड़ से जो आपने पेड़ हटाया है, ये मान लीजिए वही आपने फांसी का फंदा बनाया है। खेत की मेड़ पे आज पेड़ नहीं है, तो जो आपका जीवाणु थोड़ा बहुत बन भी रहा है, वो पलायन कर रहा है, मर रहा है। 2 में से एक चीज़ हो रही है। तो खेत की पेड़ है यदि हमारा, तो पेड़ के नीचे बनाएँ, पेड़ नहीं है तो फिर उसको ढकना पड़ेगा। और बीच-बीच में चेक करते रहें, ऐसा तो नहीं कि उसका नमी तेज़ी से टूट रहा है। यदि नमी लग रहा है कि उसमें ख़त्म हो रहा है, तो हमें उसमें नमी के तौर पर हमें उसपे थोड़ा-सा पानी डाल देना है। और करीब 15 से 20 दिन के बाद इसको हम फावड़े की सहायता से पलटेंगे। और फिर जैसा हमने शुरुआत में बताया, कोट बाई कोट हमें बना के रख देना है। फिर हमें उसी तरह का हमें लेवल बना के रख देना है। और इस तरीके से हम 4 से 5 बार इस क्रिया को करेंगे। 4 से 5 बार जब इस क्रिया को आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो गोबर कच्चा था वो ऐसा हो जाएगा जैसे आपने चाय पत्ती देखी हो। चाय तो पीते ही हैं आज के समय में सभी। हाँ, स्लो पॉइज़न पीते हैं ना? चाय जो है वो चाय नहीं है, वो स्लो पॉइज़न है, धीमा ज़हर कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, ये सारे वीक हो रहे हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो खत्म हो रहा है। चाय की जगह कोई दूसरा ऑप्शन निकाल लेना चाहिए। जिस दिन स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे, चाय का दूसरा ऑप्शन भी बताएँगे आपको। तो इस तरीके से जब आप उसको कंपोस्ट करेंगे गोबर को, तो कंपोस्ट करने के पश्चात आप देखेंगे वो एक चाय पत्ती की तरह बन जाएगा। ऐसा बनेगा कि आप जब उसको हाथ में पकड़ेंगे तो लड्डू बन जाएगा, और जब हाथ से छोड़ेंगे तो वो लड्डू बिल्कुल टूट जाएगा, ज़मीन पे पटकते ही। तो इस खाद को आप जब ले जाकर खेत में पटकेंगे, पटकेंगे के हमारे यहाँ की भाषा में कहते हैं, बाकी आपके यहाँ बोलते होंगे डालेंगे, है ना? तो जब खेत में डालेंगे, तो ये जो खाद है, इसमें कंपोस्ट करते समय लगभग 95 या 97% तक खरपतवार खत्म हो चुका होगा, और जो फंगस वगैरह आपके कच्चे गोबर की वजह से हो रहा होगा, वो 1% भी नहीं होगा। और ये मतलब जो खाद आपके खेत में जाएगा, ये सबसे बेस्ट ह्यूमस को तैयार करने का काम करेगा। तो कच्चा गोबर कभी भी खेत में ना डालें। और अब बात आती है कि जैसे बाकी तो सारे ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं, यूरिया। फसल को यूरिया क्यों ज़रूरत होती है? फसल को ग्रोथ करने के लिए मुख्य रूप से यूरिया ही चाहिए होता है। यदि यूरिया हमारे पास खेत में पर्याप्त मात्रा में फसल पे ना पहुँचे, तो फसल की ग्रोथ होना और जो फसल पे साइन आता है ब्लू कलर का, हरा कलर का, ग्रीन कलर का, वो कभी नहीं आ सकता। तो यूरिया के लिए 2 ऑप्शन हैं। एक तो देसी गाय का गौमूत्र है, वो 2 लीटर आप लीजिए और 15 लीटर की टंकी में मिक्स करें, और उसका छिड़काव करीब 15 दिन के अंतर से खेत पे करते रहें। और जो दूसरा ऑप्शन है, वो ये है, करीब आप 300 से 400 केजी हरी पत्तियाँ, जितने भी पेड़ आपके आस-पास हों, पौधे हों, या जो खरपतवार हम काटते हैं और उसमें बीज नहीं है वो, आप 300 से 400 केजी ले लीजिए। और यदि ड्रम है हमारे पास, तो आप ड्रम में डाल दीजिए और पानी भर दीजिए। उसे लगभग 1 महीने फर्मेंटेड होने दीजिए। और ड्रम नहीं है, तो बढ़िया एक गड्ढा कीजिए, गड्ढे में एक करीब 100 रुपए की पन्नी लेके आइए, उस पन्नी को डाल दीजिए और पानी भर दीजिए। पानी भरने के पश्चात उसमें वही पत्तियाँ जो आप लेके आए हैं, वो छोड़ दीजिए। 1 महीने पत्तियाँ आपकी फर्मेंटेड हो जाएँगी पूरी तरीके से। उन पत्तियों को लेके आप खेत में फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और खेत में नहीं डालना चाहें तो निकाल के बाहर रख दीजिए कहीं। और वो जो आपका पानी बनेगा, उस पानी का आप स्प्रे खेत में किए फसल किसी भी फसल में कीजिए, एक्स, वाई, जेड, उस सभी में यूरिया की पूर्ति करेगा। तो आपको बाज़ार से यूरिया भी लाने की ज़रूरत नहीं है। डीएपी यूरिया या अन्य चीज़ें जितनी भी हैं, वो भी लाने की ज़रूरत नहीं है, पेस्टिसाइड भी लाने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के इस तरीके से यदि जैव आधारित खेती यदि हम करें, तो जो किसान को मुनाफ़ा अभी नहीं आ रहा है, वो मुनाफ़ा 100% आएगा। अब थोड़ा जैसे कि हम बात करेंगे मल्टी क्रॉप्स के ऊपर। जैसा कि हमने बताया था कि हमने लगभग 8 से 9 साल पहले खेती की शुरुआत घर के आँगन से की थी। जैविक खेती की शुरुआत घर के आँगन से की थी। घर के आँगन में ही हमने फसलें लगाना चालू की, और वहाँ से हमने एक अनुभव लिया 2 से 3 साल, 4 साल में, कि मतलब
खेती है क्या, ह्यूमस है क्या, कार्बन क्या है, फसलों का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, जैविक तरीके से किस तरीके से फसलों को किया जा सकता है। तो वहाँ से हमें एक आइडिया आया था कि मतलब फसलों को इस तरीके से जैविक तरीके किया जा सकता है। 3 साढ़े 3 साल बाद हम खेत पर गए थे काम करने के लिए। जब खेत पर गए तो समस्याएँ बहुत ज़्यादा आई हमारे सामने। कारण ये रहा खेत की मेड़ पे हमारे भी पेड़ नहीं थे। जैसा कि हमने बताया किसानों ने फांसी का फंदा तैयार स्वयं ही किया है, स्वयं ही खेत के पेड़ हटा दिए हैं। पेड़ हटाने से हमारे भी पिताजी खेती करते थे, उन्हें भी मालूम नहीं था, उन्होंने भी खेत की मेड़ से पेड़ हटा दिए थे। तो खेत पे हमें 3-4 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, तब कहीं जाके वहाँ पे एक सफल मॉडल तैयार हुआ। तो अभी हम आपको चलिए दिखाई देते हैं, घर पर ही आज आए हुए हैं, फार्म पे आज नहीं है। चल के दिखाते हैं मतलब जो हमने घर के आंगन से खेती की शुरुआत की थी, वो हम आपको दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे कोई अभी ना हम दवाई डाल रहे हैं और ना ही कोई खाद डाल रहे हैं, तब भी यहाँ घर के आंगन में जो खेती की शुरुआत की थी वो मतलब अभी भी यहाँ थोड़ा बहुत पिताजी लगाते हैं, वो आप सभी को हम अभी दिखा रहे हैं। ये आप देखेंगे, ये आप देखिए ये बेल लगी हुई है हमारे घर के आंगन में, जैसा कि देखो ये घर ही है। तो ये बेल लगी हुई है, इनमें आप देखिए कोई रोग है क्या? इसकी पत्ती आपको दिखाते हैं ये, देखिए कितनी शानदार पत्तियाँ हैं ये, और ये बहुत बड़ी बेल है ये, बहुत बड़ी बेल। और नीचे जैसा कि मल्टी क्रॉप की हम बात करते हैं, ये हल्दी के पौधे लगे हैं, ये अभी लगाए हैं, लेट लगे हैं इस बार। ये हल्दी के पौधे लगे हैं पूरे एरिया में, जहाँ आप देखेंगे पूरे एरिया में हल्दी के पौधे लगे हैं। मतलब ये पूरा जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हल्दी के पौधे और बेल से लगा हुआ है। बीच-बीच में जैसे कि हम बात करते हैं पपीता के पौधे लगाते हैं, तो ये देखिए पपीता में कोई रोग नहीं है। साथ ही साथ किनारे पे हम औषधीय चीज़ें भी लगाते रहे थे पहले, ट्रायल के रूप में, जैसे कि ये ग्वारपाठा लगा हुआ है ना? तो ये ग्वारपाठा लगा है, ये तुलसी लगी हुई है। ये यहाँ पे आप आएँगे तो ये गिलोय लगी हुई है। और ये देखिए सबसे विशेष चीज़, ये एक ही तुलसी का पौधा है, ये दूर से देखिए आप लोग। इसकी पत्तियाँ देखिए, इसकी शान देखिए आप लोग। देखो ये, एक ही पौधा है मात्र। अब ये जैसे कि ये फूल का पौधा लगा है, घर पे पूजा-पाठ के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस फूल के पौधे की हाइट लगभग 5 फुट पहुँच चुकी है, जबकि ये जो पौधा है लगभग 2 से ढाई फुट का होता है, मगर हमारे यहाँ इसकी हाइट 5 फुट पहुँच चुकी है। ये देखो हल्दी लगी हुई है चारों तरफ। तो कुल मिला के हमारा कहना ये है कि सिंगल क्रॉप पे काम ना करें। सिंगल क्रॉप पे यदि आप काम करेंगे तो कभी खेती सफल नहीं हो सकते और कभी कुछ हासिल नहीं होगा। हमें हमेशा मल्टी क्रॉप पे जाना है। फसल का मैनेजमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि हमारी एक साथ 3-4 फसलें चलें। सिंगल फसल हमारी कभी नहीं होनी चाहिए खेत में, सिंगल फसल। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी कल बताएँगे, जो भी पूछना चाहें। एक-एक करके कीजिएगा। अशोक जी, जी साहब। जी बताएँ अशोक जी। बहुत अच्छी जानकारी दी, पूरी गहरी समझ है आप में जी, खेती की। आप कितने साल से कर रहे हो ये? लगभग हमें 9 वर्ष हो गया है, 3 वर्ष तो हमने घर पे ही शुरुआत की, पहले ट्रायल लिए। क्योंकि उसका कारण ये रहा कि जो हमारा काम था, खेती से कभी रहा नहीं और स्कूल चलाते थे, हमारा निजी विद्यालय था, गाँव में ही। तो स्कूल का काम शुरू से कर रहे थे, तो खेती की इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, मगर हाँ, खेती को नज़दीकी से देखा था, हमारे पिताजी खेती करते थे, तो थोड़ी बहुत जानकारी थी। बाकी फिर जब हमने शुरुआत की, तो हमने घर के आँगन से शुरुआत की थी। कितने एकड़ में कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल हम 10 एकड़ पे काम कर रहे हैं। कोई ट्रेनर तैयार करे क्या आपने आपके लिए? जी श्रीमान, अभी हम पूरे भारत में निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही साथ देसी बीज भी हम किसानों को निःशुल्क देते हैं कि जिससे आप बीजों का संवर्धन करके अपने क्षेत्र में उन बीजों को आप फैलाएँ। नहीं, निशुल्क तो देना ही नहीं चाहिए। निशुल्क का कोई अर्थ नहीं आज नहीं का जमाने श्रीमान में। जी, क्या है, निशुल्क। जब हम्म। किसी चीज़ को पैसों से दिया जाता है तो लोगों को ये लगता है जैसे अब कहीं हम जाएँगे और किसी को हम बीज देंगे और उससे पैसा लेंगे, तो फिर उसे यही लगेगा ये धंधा करने के लिए आए हैं, फिर वो इतना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। है ना? तो शुरुआत में हम थोड़े-थोड़े बीज संवर्धन करने के लिए थोड़ा-थोड़ा देते हैं किसानों को कि आप इन्हें संवर्धन करें। नहीं, आपने ट्रेनर तैयार करे क्या? लड़के जो ट्रेनिंग वाले हों अभी और जो फ़िलहाल खेती तो कर।
3 से 4 ट्रेनर एक तो छत्तीसगढ़ में है जिसको हमने तैयार किया है, वो किसानों को अपने ज़िले में सिखा रहे हैं, और एक राजस्थान में है सवाई माधोपुर में, और एक यहाँ प्रयागराज साइड है। ऐसे करीब 3 ट्रेनर हमने अभी तैयार किए हैं। बाकी जो हमारा ध्येय है वो आने वाले 3 से 4 वर्षों में प्रत्येक ज़िले, प्रत्येक तहसील और प्रत्येक गाँव में एक ट्रेनर हम ऐसा तैयार करेंगे जिसमें बिल्कुल समाज के लिए समर्पण हो। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनर चाहिए एक हो तो आप दे सकते हो तो व्यवस्था करवाना। जी, जी, बिल्कुल। रमेश जी, क्या पूछना चाहते हैं? जी हो सदन को ना बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी सर। जैसे अभी हम लोग कहीं जाते हैं तो कोई नई नई चीजें जैसे आपने बताया इसी तरह से लोग बताते हैं, है ना। जी, तो जैसे आपने जंगल की मिट्टी की बात करी तो सचान सर जो है वो झांसी वाले, जी, वो भी जी। इसी तरह का काम करते हैं, तो नहीं, उनके पास। बिल्कुल जो सजान सर को हम अच्छे से जानते हैं। जी वो जो बात बता रहे हैं बिल्कुल सत्य बात है, कोई गलत नहीं है इसमें। जी जी। तो हाँ, उनके जब वहां से बना बनाया लेके आए और उसको मल्टीप्लाई कर लें तो चलेगा। देखिए, आप वहाँ से लेके आ सकते हैं, यदि मान लीजिए वहाँ जाने का समय नहीं है, तो आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमें बैक्टीरिया डेवलप करना है खेत में, जीवाणु डेवलप करना है। जी तो वो जंगल की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में है। जी। हाँ, और सर दूसरा प्रश्न ये है कि जी। जैसे आपने कहा कि बीज उपलब्ध हो जाएंगे, तो कौन कौन से बीज आपके पास है सर। वो आप हमें हमारे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करना, वो हम आपको एक लिस्ट है वो डाल देंगे। जी 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 सर जी। जी हो। आपका सीएम जी। नंबर बता दें हाँ, सर। ये अभी सिंगोरिया जी ने नंबर हमारा मेंशन किया है चैटिंग पे, वो आप वहाँ से नोट कर लीजिए। सीएम जी जी, हाँ जी, क्या आप पूछना चाहते हैं? जी, ओम। मैं पूछना चाहता हूँ सर कि जी, ये क्या कहते हैं, इस प्रकार का जो सचान सर से हम लोग खेती कर रहे हैं, जी, तो जी। इसमें कुछ तो हम लोग को हमको लग रहा है कि कुछ ठीक-ठाक हो रही है। नहीं, तो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। लेकिन वो देखिए, देसी जो बीज प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, हाँ, यही हाँ। एक समस्या है कि जो हम चाहते हैं कि खाली देसी बीज ही लगे। हुँ, हुँ। जी, चलिए, बीज आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपको बीज पहुँचा देंगे, है ना? धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद जी। प्रदीप राज जी कुछ बोलना चाहते हैं? प्रदीप राज जी? प्रदीप राज वर्मा जी। प्रदीप राज जी? ओम सदन को साधन राम। बहुत अच्छी चर्चा आपने की है, और जी, हम लोग भी इसी तरह से चाह रहे थे कि कोई हमको ट्रेनिंग दे दे, तो हम लोग आए क्या जी। आपके पास ट्रेनिंग लेने के लिए। श्रीमान जी, क्या है, अभी 2 महीने तक तो शिविर हमारे फार्म से आउट में ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी जयपुर के एक महाकुंभ में हम शामिल हुए थे। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा किसानों से संपर्क हुआ, तो लगभग अभी 2 महीने से ढाई महीने तक तो फार्म के बाहर ही शिविर हैं। बाकी जब फार्म पे होगा तो हम आपको बता देंगे। और यदि आप कर सकें तो आप, हमारा कहना तो ये है कि जैसे आप यहाँ आएँगे अकेले आ सकेंगे। आप अपने यहाँ शिविर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे हम आएँगे, आपसे हमें कोई एक पैसा नहीं चाहिए है, फ्री में शिविर करेंगे, अपने खर्चे से करेंगे सारा। आप तो केवल वहाँ किसानों को एकत्र कीजिए। जी, नारायण मीना जी हाँ, का ये सवाल। कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम लोग। हाँ, किसानों को एकत्र करने के पश्चात आप लगभग 10 दिन पहले हमें सूचना करें, तो हमें एक शेड्यूल देखना पड़ेगा कि हम किस तारीख पे फ्री है, तो हम आपको सूचना करेंगे। क्योंकि देखो, फार्म पे आप आएँगे तो केवल अकेले आ सकते हैं, और आपके यहाँ हम आएँगे तो हमें पता है यदि 100 किसानों से हमारी चर्चा होती है, तो हमें मालूम है 100 में से 20 तैयार होंगे। यहाँ केवल आप अकेले सीख के जाएँगे, और आप जब वहाँ करेंगे तो आपको लोग फिर डिमोटिवेट ज़्यादा करेंगे। जैसा कि हमारे साथ भी हुआ है, जब इस काम को हमने शुरू किया था तो ये मान लो हमें इतने लोग सताने वाले थे कि गिनती ही नहीं थी, और उस टाइम हौसला भी टूटने लगता है ना? तो जब 20 लोग एक साथ आपके यहाँ करेंगे तो फिर 20 लोगों को कोई सताने वाला नहीं है कुल मिला के, है ना? ये होगा, जी हाँ ओम। जी। कितने दिन के लिए नारायण जी, देंगे नारायण जी। ट्रेनिंग आप। जी जी। ये ट्रेनिंग हम कितने 1 दिन दिन की का और रहेंगे। 3 दिन का रखते हैं। जैसे प्रैक्टिकली अगर शिविर रखते हैं अपन तो 3 दिन चलेगा, और केवल मौखिक व्यवहार रहेगा तो वो फिर 1 दिन में ही सारा बता देते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया सर। मैं जी, ये कह रहा था सर कि जैसे वो जंगल की मिट्टी, जंगल जीवामृत जो आपने बोला है,
जी वो जी सचान सर भी बनाते हैं। और हम जो है, हम लोग नर्मदापुरम के हैं सभी, जैसे मेरा रमेश चंद जी हैं, प्रदीप राव वर्मा हाँ जी जी, और हम लोग सभी ये नर्मदापुरम जिले के हैं सभी निवासी, और सभी जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत यहाँ अच्छी पर बात क्या है, सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणी है यहाँ पर लगी हुई है हमसे, अच्छा 5-10 अच्छा किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पर। हाँ तो जी क्या हम वहाँ सतपुड़ा जंगल से हम बरगद की या पीपल की मिट्टी लाकर हम उसको घर पर मल्टीप्लाई कर सकते, बना सकते हैं जीवाणु उसके। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बना जी, सकते हैं। और एक यहाँ चीज पर और, बहुत अच्छे जंगल आप है यहाँ पर। जितने ज्यादा जंगलों की मिट्टी लेके आएंगे जी जी वो उतना ज्यादा बेस्ट काम करेगा। ये बात को ध्यान रखना सभी को। क्या है, अलग अलग जंगलों में अलग अलग तरह की बैक्टीरिया है, तो जितने जी, ज्यादा जंगलों की मिट्टी होगी वो उतना अच्छा काम करेगी। चलो ठीक है सर। और हम आपको यहाँ क्या, सभी लोग यहीं के पास के हैं, 10 से 20 जी किलोमीटर दूरी पर। आपको जी यहीं ट्रेनिंग के लिए यहीं पर बुलाएंगे, हम सभी लोग एकत्रित जी जी होकर। जी बिल्कुल आप यहीं बिल्कुल 3 दिन का शिविर आपका यहीं रखेंगे। जी 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 हो, जी बिल्कुल। जी हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है आदरणीय पवन कुमार जी का फाइनल कमेंट के बाद जो है समापन करेंगे। 3 मिनट ज्यादा हो गए। आदरणीय पवन कुमार जी। जी धन्यवाद नंदलाल जी, बहुत सुंदर आज की चर्चा। और जो बातें डॉक्टर सचान ने इस मंच को कुछ समय पहले बताई थी, लगभग वही चीज की पुनरावृत्ति है। और प्रैक्टिकली आकर के नर्मदापुरम में इसको किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ के जो जो संकल्प है नर्मदापुरम की टीम का कि हम अपने जिले को जैविक बनाएंगे, प्राकृतिक बनाएंगे, तो इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम होगा। बाकी जगह भी इस तरह से कर सकते हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि केवल एक ही जगह की मिट्टी नहीं, बल्कि अनेक जगह की मिट्टी का संगम हमारे खेती के लिए महत्वपूर्ण है। उसी के जीवाणु हमारे जिंदगी में, और हमारे जिंदगी का मतलब हमारे जमीन में, और उस जमीन से उगने वाले भोजन में जब हमारे पेट में जाएगा, तब जाके हमारा स्वास्थ्य सही हो सकता है। इस से ये कार्य संपन्न हो, केवल नर्मदापुरम में ही नहीं, और जगह पर भी इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। जो भी हमारे साथी अन्य जगह से जुड़े हैं, इसलिए भी हमने पहले चर्चा की थी कि अपने आसपास अकेले कोई आदमी काम नहीं कर सकता है। उनको अपने साथ एक टीम बनाने की जरूरत है। अपने आसपास रहने वाले साथियों की एक टीम बनाए और साथ मिलकर के काम करेंगे तो ये काम सामूहिक रूप से बिल्कुल इसका सफलता मिलेगी। जैसे हम जंगल की मिट्टी को अलग अलग जगह से लाने की बातचीत कर रहे हैं और उनका एक संयुक्त उनकी टीम बन जा रही है, वैसे हमारे किसानों को अपनी टीम बना करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं आपको सबको शुभकामना देता हूँ। आज के मुख्य वक्ता का अभिनंदन करता हूँ। समय भी ज्यादा हो गया अशोक है, जी का एक सवाल लेकिन है, ले हमारी लीजिए, चर्चा बहुत देर ज्यादा से हैंड अप रहेगी। करके रखा है। जी धन्यवाद। नहीं नहीं, मेरा सवाल हो चुका है। मैं तो ये सिर्फ इस सदन को बताना थोड़ा सा है कि नेपाल की स्थिति बहुत गड़बड़ है। नेपाल पे भी थोड़ी चर्चा 1-2 दिन बाद कर लेना। नेपाल पूरा नष्ट हो चुका, अपना नहीं, हिंदू आज राज। हाँ हो जाएगा। आज रुक जाए, अपन हम्म चर्चा करेंगे। और हम्म। ये आज का समापन करते हैं। 8:05 हो गए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करने के लिए मैं नारायण जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी ओम। आज योगाहार सत्र का बहुत अच्छी यहाँ रही, और श्री दुर्गादास जी द्वारा बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी सूक्ष्म योग यहाँ करवाया गया। बहुत ही सुंदर योग उनके द्वारा किया गया यहाँ पर। और हमारे यादव जी द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया गया बहुत सुंदर तरीके से। उसके बाद 7 से 8 के बीच में हमें आहार पर चर्चा की, जिसमें हमें गुरु जी द्वारा बैठे हैं, पूरा नाम याद नहीं मिल लिए, उनके द्वारा बहुत सूक्ष्म अच्छे तरीके से प्राकृतिक खेती पर यहाँ पर चर्चा की गई। और उन्होंने जो रखा है जीवामृत बनाने का प्रक्रिया जो बताई है जंगल की मिट्टी की, बहुत सुंदर रही। और जो बीज वितरण उनके द्वारा